देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान समझना चाहिए कि जो हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है, एक्टिव सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता होती है। एक्टिव जो सेंटेंस रहता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, यानी हम जो महत्व है वो कर्ता को देते हैं। जबकि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, क्योंकि प्लेस से फर्क पड़ता है। जैसे सब्जेक्ट का प्लेस है वो फर्स्ट होता है एक्टिव में, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का प्लेस फर्स्ट हो जाता है। आ रही समझ में? तो इसीलिए एक्टिव सेंटेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव सेंटेंस में कर्म यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? एक्टिव सेंटेंस हमारे जो टेंस के नियम के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम एक्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के नियम के अनुसार हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन इसमें 5 नियम जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि याद करना होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, लिख लीजिए आप लोग। दूसरा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। तीसरा नियम है नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना। उपयोग करना। ठीक है, फिर है सबसे महत्वपूर्ण नियम। सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? वो है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना या यूज करना। और लास्ट इज वी वाई का उपयोग करना। ठीक है, ये 5 नियम महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहली बात हमने आपको क्या बताई? हमने आपको बताया कि एक्टिव सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा हमने आपको बताया पैसिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट कर्म की प्रधानता होती है पैसिव सेंटेंस में। फिर हमने आपको 5 नियम बताए हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। फिर है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना और या उपयोग करना और या फिर बदलना और बाई का उपयोग करना। उपयोग करने का मतलब यूज करना। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई सबको। अब हमें एक्टिव और पैसिव सेंटेंस बनाने या बदलने में एक बात का ध्यान रखना होता है कि हम एक्टिव से पैसिव केवल उन्हीं सेंटेंस को बदल सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमारा नियम क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होंगे वही बदले जाएंगे। यानी आप एक नोट लिख लीजिए, पैसिव वॉइस केवल सकर्मक क्रियाओं की ही बनती है। अंडरस्टूड? सकर्मक से मतलब क्या है? ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं। ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं उन्हें हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ये लिख लिया। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं। सभी लोग जानते हैं। तो 12 प्रकार के होते हैं। तो हम नोट ये नहीं लिखा रहे किस किस की बनती है, हम नोट लिखा रहे हैं किस किस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। निम्न टेंसेस की पैसिव वॉइस कभी नहीं बनती है। नंबर 1 फ्यूचर कंटिन्यूअस। नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट continuous. 3 number is past perfect continuous और future perfect कंटिन्यू। ये जो 4 हैं टेंस, इनकी पैसिव वॉइस कभी नहीं बनती है। ठीक है, जो जो आपके समझने की चीजें हैं पहले हम उनके नोट्स लिखा रहे हैं ताकि आपको पैसिव वॉइस में उनके नोट्स के अनुसार पता चल जाए कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि हमें बदलने के नियम पता होने चाहिए। तो पहले हमें आपसे अगर कोई पूछे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के नियम पता हो और ये पता ही ना हो कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, महत्व हो या प्राथमिकता हो, एक ही चीज है। फिर उनकी जो इम्पोर्टेंट 5 नियम है जो सभी टेंस पे लागू होते हैं, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना, बाई का प्रयोग करना, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को पीछे ले जाने के साथ उस सब्जेक्ट से बी बाई प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं। और सबसे मेन इन चारों नियम से सबसे महत्वपूर्ण नियम है हेल्पिंग वर्ब का बदलना टेंस के अनुसार, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इजी तरीके से बदल देते हैं, बाई का प्रयोग कर देते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं। अगर हमने
हेल्पिंग वर्ब का गलत उपयोग किया, गलत तरीके से हेल्पिंग वर्ब बदली तो उसका सेंस ही बदल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अगली बात आपको क्या बताई, हमने बताया पैसिव वॉइस केवल सकर्मक क्रियाओं की बनती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर रहती हैं। ठीक है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है। फिर हमने अगला नोट आपको क्या बताया है कि निम्न टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब हम ये कहें कि इसकी पैसिव वॉइस बनती है तो हमें 8 नाम लिखना पड़ते, और हमने कहा इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है तो हमने केवल 4 बता दिया। आप उन 4 को याद कर लोगे, आपको सबको पता है कि टेंस 12 होते हैं। अगर आपको 4 नाम याद कर लोगे कि इन 4 की कभी नहीं बनती तो 8 की यानी बनती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? मे आई इरेज इट? देखिए, अब इसके बाद हमको समझने की सबसे महत्वपूर्ण, हम एक एक टेंस के अनुसार समझते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के नियम से सुनेंगे। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का नियम है, ध्यान से सुनिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का नियम है उसी को हम एक्टिव का रूल बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव का रूल। तो सबसे पहले हम अगर बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है इसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी कार्य का निश्चित होना वर्तमान समय में पाया जाता है और हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है ती है आता है, ये इसका पहचान थी। और अफर्मेटिव के नियम में हमने आपको लिखाया था, इसको हम एक्टिव नियम लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा क्या है? एक्टिव नियम। जो हमारा अफर्मेटिव का नियम था वही हमारा एक्टिव नियम है। तो अगर हम इसको पैसिव का नियम बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। ठीक है, फिर हमारा नियम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज है। तो आप ये सोचिए, जितने भी इंडेफिनिट होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हम कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बदल देते हैं। तो डू डज जो है हमारा इज एम आर बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बदल देंगे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज एम आर, और फिर क्या आ जाएगा हमारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई, और फिर सब्जेक्ट। और तो जैसे हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस था, हमने कहा कि राम एक पत्र लिखता है। ठीक है, तो हमारी अंग्रेजी इसकी क्या थी? राम राइट्स ए लेटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी वर्ब थी, ये सब्जेक्ट था। यानी राइट्स एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। हम कहें राम लिखता है तो क्या लिखता है? ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर हम ये कहें कि राम स्लीप, राम सो जाता है, अब सो गया तो फिर कोई काम करेगा ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है उसमें, है कि नहीं? लेकिन लिखता है तो फिर बताना पड़ेगा कि क्या लिखता है। पोएम लिखता है, लेटर लिखता है, एप्लीकेशन लिखता है, क्या लिखता है, उसको बताना पड़ेगा ना। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलती हैं। अब यहाँ पर अगर जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तब हम ऑब्जेक्ट को, अभी राम को प्राथमिकता है, राम को महत्व दे रहे हैं, अब हम पैसिव वॉइस में पत्र को महत्व देंगे। तो क्या बोलेंगे? एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अब एक पत्र को महत्व हो गया पैसिव वॉइस में। अब ये द्वारा की जो होती है ना, बाई जो है के द्वारा की अंग्रेजी बनाती है, तो क्या हो जाएगा अब हिंदी? ए लेटर इज
रिटन बाय राम। यानी एक, अभी क्या था, राम लिखता है एक पत्र, अब क्या हो गया, एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। आगे समझ में? तो ये एक्टिव वॉइस का स्वरूप है और ये पैसिव का। अब इसी तरह से इनके जो नेगेटिव होते हैं, जैसे हमने अफर्मेटिव का जो एक्टिव नियम लिखा था, इसका नेगेटिव होगा नॉट लगेगा, तो इसमें भी पैसिव में भी नॉट लगेगा। अगर इसका इंट्रोगेटिव होगा सिंगल, तो पैसिव वॉइस भी सिंगल इंट्रोगेटिव होगी। अगर डबल इंट्रोगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस भी डबल इंट्रोगेटिव होगी। यानी एक्टिव के नियम के अनुसार ही पैसिव के नियम बदलते जाते हैं, वही नियम यूज होते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको अगर कोई भी इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी अनक्लियर हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।